हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। पिछले लेक्चर में हमने सत्याग्रह के आइडिया के बारे में अच्छे से पढ़ा था और ये भी समझा था कि कैसे महात्मा गांधी ने हमारे देश में अलग अलग जगहों पर सत्याग्रह मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। अब सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में एक ऐसे एक्ट के बारे में, एक ऐसे कानून के बारे में समझेंगे जिसे हमारे देश में काला कानून यानी कि ब्लैक बिल बोला गया। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब इससे पहले हम ये समझे कि आखिर रॉलेट एक्ट था क्या और क्यों इस एक्ट को काला कानून बोला गया। आप सभी के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर रॉलेट एक्ट आया कैसे और कैसे रॉलेट एक्ट को इसका ये नाम मिला। तो चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर रॉलेट एक्ट कैसे आया। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी को फॉर्म किया। क्यों फॉर्म किया? क्योंकि उन्होंने सोचा कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड वॉर के दौरान से ही, जब से महात्मा गांधी वापस आए हैं, स्पेशली तब से देश के अंदर कई सारे आंदोलन, कई सारे मूवमेंट्स की शुरुआत करी जा रही है। फ्रीडम फाइटर्स यानी कि क्रांतिकारी भी बहुत एक्टिवली स्ट्रगल कर रहे हैं, मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। इसीलिए वो 1917 में एक कमेटी को फॉर्म करते हैं और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो कमेटी इस बात को इन्वेस्टिगेट करे, इस बात का पता लगाए कि देश के अंदर कहाँ-कहाँ मूवमेंट्स को, आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स बहुत एक्टिवली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, किस प्रकार की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को देश के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और वो इस कमेटी को कहते हैं कि ये कमेटी इस बात का पता लगाए और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे, उन्हें ये एडवाइस दे, उन्हें ये बताए कि उन्हें कौन से लॉज को लाना चाहिए, इम्पोज करना चाहिए, ताकि वो इन सभी एक्टिविटीज को रोक सके और दबा सके। और इस कमेटी को लीड करते हैं सर सिडनी रॉलेट। तो सर सिडनी रॉलेट हेड बनते हैं, लीड करते हैं इस कमेटी को और इसीलिए इस कमेटी को कहा जाता है द रॉलेट कमेटी। अब ये रॉलेट कमेटी इन्वेस्टिगेशन करती है और इस बात का पता लगाती है कि देश के अंदर कहाँ-कहाँ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, किस प्रकार से रेवोल्यूशनरीज यानी कि हमारे देश के क्रांतिकारी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिफरेंट मूवमेंट्स को, डिफरेंट प्रोटेस्ट को ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये जो कमेटी है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहती है कि हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स देनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अलग अलग जगहों पर कई सारे मूवमेंट्स को शुरू किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा पावर्स होनी चाहिए और साथ ही साथ हमें लोगों की फ्रीडम के ऊपर थोड़ी सी रोक टोक लगा देनी चाहिए और प्रेस के ऊपर भी सेंसरशिप यानी कि पाबंदी लगा देनी चाहिए। और इसी रिकमेंडेशन के बाद आता है रॉलेट बिल। अब रॉलेट बिल को रॉलेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि रॉलेट कमेटी ने ही इस बिल को प्रपोज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, इसीलिए इस एक्ट को भी रॉलेट एक्ट बोला जाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर रॉलेट एक्ट कहाँ से आया और इस एक्ट को इसका नाम कैसे मिला। अब ये समझ लेने के बाद आगे बढ़ते हैं और रॉलेट एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कई सारी नई पावर्स दे दी गई। सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को एनॉर्मस पावर्स दे दी गई, यानी कि ह्यूज पावर्स दे दी गई, कई सारी पावर्स दे दी गई रिप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। रिप्रेस का मतलब क्या होता है? दबा देना। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब क्या है? जो भी मूवमेंट्स, जो भी आंदोलन, जो भी प्रोटेस्ट देश भर में हो रहे थे, ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, उन सभी को यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज बोला गया है। तो अब ब्रिटिश सरकार को कई सारी पावर्स दे दी गई थी जिसकी मदद से वो आसानी से रिप्रेस कर सकते थे, दबा सकते थे इन सभी
पॉलिटिकल एक्टिविटीज को। इसी के साथ साथ इस एक्ट के अंडर अब गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था कि वो डिटेंशन कर सकते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, वो भी बिना किसी ट्रायल के फॉर 2 इयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये पावर दे दी गई थी कि वो डिटेंशन कर सकते थे, यानी कि अरेस्ट कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, और फिर उन्हें वो 2 साल के लिए बिना ट्रायल के, यानी कि बिना किसी केस के जेल में रख सकते थे। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को या पुलिस को किसी पर भी शक होता था, सस्पेशन होता था कि वो व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, या फिर अगर कोई व्यक्ति सच में किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था, शामिल होता था, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ कहता था, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता था और 2 साल तक यहाँ पर उन्हें बिना किसी ट्रायल के जेल में डाला जा रहा था। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, प्रिजनर्स का मतलब होता है कैदी। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब क्या हुआ? राजनीतिक कैदी। अब पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन थे? ये वो लोग थे जिन्हें पॉलिटिकल रीजंस के वजह से अरेस्ट किया जा रहा था। मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति किसी मूवमेंट को, किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करता था, या फिर किसी प्रोटेस्ट में शामिल होता था, या फिर कोई ऐसी स्पीच देता था जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती थी, या किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट वो कुछ कहता था, लिखता था, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता था। तो उन लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स बोला जाता था, ठीक है। और फिर इस एक्ट के अंडर उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 साल के लिए जेल में डाला जा रहा था बिना किसी केस को चलाए, मतलब बिना किसी ट्रायल के। तो इस प्रकार की पावर्स यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी गई थी रॉलेट एक्ट के अंडर। अब इसकी वजह से क्या हुआ? लोगों की जो आजादी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो सभी उनसे छीन ली गई थी। साथ ही साथ प्रेस के ऊपर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, पाबंदी लगा दी गई थी। यानी कि अब न्यूज़पेपर में क्या छापा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। तो इस वजह से अब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, इस एक्ट के वो बहुत ज्यादा खिलाफ हो रहे थे। और क्योंकि ये एक्ट क्या था? अनजस्ट था, यानी कि अन्यायपूर्ण था, और क्योंकि ये एक्ट लोगों की फ्रीडम उनसे छीन रहा था, इसीलिए इस एक्ट को काला कानून बोला गया, मतलब ब्लैक बिल बोला गया। ब्लैक कलर को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है, किसके तरह? इविल के तरह, बुराई के तरह, और साथ ही साथ इनजस्टिस के तरह। तो इसीलिए इस एक्ट को क्या बोला गया है? काला कानून बोला गया है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा कि आखिर रॉलेट एक्ट था क्या। अब जब रॉलेट एक्ट को लाया गया, उससे पहले ये एक्ट एक बिल था। जैसा कि हमने सिविक्स में भी पढ़ा है कि कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसके बनने से पहले वो एक बिल होता है, यानी कि पहले एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक बिल को प्रपोज किया जाता है, और फिर जब वो बिल पास होता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है, करेक्ट। तो ये रॉलेट एक्ट भी पहले एक रॉलेट बिल था जिसे प्रपोज किया गया था। तो जब इस बिल को प्रपोज किया गया था तो उस समय सभी इंडियंस ने इस बिल को अपोज किया था। यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1919 में डिसाइड किया था कि वो इस बिल के अगेंस्ट, इस प्रपोज्ड बिल के अगेंस्ट वो नेशन वाइड सत्याग्रह को भी लॉन्च करेंगे, यानी कि देश भर के अंदर वो सत्याग्रह मूवमेंट को चलाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे इस बिल के अगेंस्ट। अब यहाँ आपके चैप्टर में प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट लिखा गया है, लेकिन असलियत में इसे प्रपोज्ड रॉलेट बिल होना चाहिए, क्योंकि पहले बिल को अपोज किया गया था 1919 में। अब इस बिल को कहाँ प्रपोज किया गया था? इस बिल को प्रपोज किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस बिल को प्रपोज किया गया था। अब ये काउंसिल कौन सी थी? चलिए ये समझ लेते हैं।
जैसे आज के समय में हमारे देश में एक पार्लियामेंट है जो हमारे लिए लॉ बनाता है, उसी तरीके से उस समय इंडिया में ये काउंसिल थी। ये काउंसिल क्या थी? उस समय इंडिया की हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी थी। इस काउंसिल के अंदर ही लॉज बनाए जाते थे इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये काउंसिल क्या थी? ये एक लॉ मेकिंग बॉडी थी। अब इस काउंसिल के अंदर मेजॉरिटी में कौन से मेंबर्स थे? ब्रिटिश मेंबर्स थे, यानी कि ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो कि इंडिया के लिए लॉज बनाते थे। लेकिन इस काउंसिल के अंदर कुछ इंडियन मेंबर्स को भी शामिल किया गया था। लेकिन ये मेंबर्स जो थे, जो इंडियन थे, उनके पास असलियत में कोई पावर नहीं थी, क्योंकि ये सभी माइनॉरिटी में थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स हमेशा मेजॉरिटी की मदद से वही लॉज को इम्प्लीमेंट करते थे, उन्हीं लॉज को बनाते थे जो वो चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन मेंबर्स को शामिल तो किया गया था काउंसिल में, लेकिन उनके पास असलियत में पावर नहीं थी। तो इसीलिए जब इस काउंसिल में इस बिल को प्रपोज किया जाता है तो सभी इंडियंस इसको अपोज करते हैं, सभी इंडियन मेंबर्स इस बिल को अपोज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद काफी जल्दबाजी में, हरिडली मतलब काफी जल्दबाजी में, इस बिल को पास कर दिया जाता है काउंसिल के अंदर, और ये बिल बन जाता है एक एक्ट, यानी कि दी रॉलेट एक्ट। अब जब ये एक्ट बन जाता है तो उसके बाद गांधी जी क्या कहते हैं? उसके बाद गांधी जी ये अनाउंस करते हैं कि अब हम पूरे देश के अंदर नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस करेंगे अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। तो यहाँ पर अब गांधी जी कहते हैं कि हम अब हमारे देश के अंदर एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब क्या हुआ? कि जो भी लॉज यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं उन्हें हम फॉलो नहीं करेंगे, हम उन्हें डिसओबे करेंगे, यानी कि नहीं मानेंगे। तो देश भर में लोग काम नहीं करेंगे, लॉज को नहीं मानेंगे जो कि अनजस्ट थे इंडियंस के लिए। और यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इसकी शुरुआत होगी 6 अप्रैल 1919 से। ठीक है, जब वो एक हड़ताल को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक हंगर स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज करेंगे। और यहीं से शुरुआत हो जाती है किसकी? दी रॉलेट सत्याग्रह की। तो यहीं पे शुरुआत हो जाती है रॉलेट सत्याग्रह की, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 के वजह से। अब इस सत्याग्रह में क्या होता है? देश भर में कई जगहों पर, कई शहरों में रैलीज को निकाला जाता है, प्रोसेशंस को निकाला जाता है, यानी कि मार्च को निकाला जाता है। सारे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, रैलीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, मार्च करते हैं। जो वर्कर्स होते हैं रेलवे वर्कशॉप्स के, वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, वो काम करने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर रेलवे वर्कशॉप्स क्या थे? ये वो वर्कशॉप्स थे, यानी कि वो जगहें थी, वो फैसिलिटीज थी जहाँ पर रेलवे व्हीकल्स को मेंटेन किया जाता था, उनको रिपेयर किया जाता था। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे। क्यों वहाँ के वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए थे? क्योंकि रेलवेज इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, इसीलिए यहाँ के सभी वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं। और साथ ही साथ सभी दुकानों को, शॉप्स को भी यहाँ पर बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, और सभी लोग सड़कों पे आ जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, रैलीज निकालते हैं इस एक्ट के अगेंस्ट। आपके चैप्टर में इसी से रिलेटेड यहाँ पर ये इमेज दी गई है, जिस इमेज में लिखा है मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट 6 अप्रैल 1919, यानी कि 6 अप्रैल 1919 के दिन जो मास प्रोसेशंस निकाली गई थी, कई सारे लोगों ने यहाँ पे मार्च किया था स्ट्रीट के ऊपर, उसी की इमेज यहाँ पर दी गई है। अब जब पूरे देश भर में रैलीज को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, वर्कर्स स्ट्राइक्स पे जा रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, कई सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब ऑर्गेनाइज की जा रही थी फिर से। तो यहाँ पर अब क्या होता है? ब्रिटिशर्स अलार्म्ड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो चिंतित हो जाते हैं। क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि कैसे देश भर में धीरे धीरे ये रैलीज, ये प्रोटेस्ट, ये मूवमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि ये अपसर्ज हो रहे हैं,
धीरे धीरे ये सभी रैलीज जो हैं वो हर जगह होती जा रही हैं, ये मूवमेंट्स हर जगह पैदा होते जा रहे हैं। तो इस बात से यहाँ पर ब्रिटिशर्स चिंतित हो जाते हैं। उनको इस बात से भी डर लगता है कि कहीं ये सभी नेशनलिस्ट जो हैं वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो जरिए थे कम्युनिकेशन के, कहीं उसको डिसरप्ट ना कर दे। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? भंग ना कर दे, उसमें कोई बाधा ना ले आए। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार को डर लगने लग जाता है कि कहीं ये नेशनलिस्ट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि रेलवेज और टेलीग्राफ को डिसरप्ट ना कर दे और अपना इससे फायदा ना उठा ले। अब रेलवे से तो हम जानते हैं, रेलवेज के थ्रू लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाते थे। और जहां तक बात है टेलीग्राफ की, तो टेलीग्राफ एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम था जिसके थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के द्वारा। तो टेलीग्राफ एक ऐसा कम्युनिकेशन का सिस्टम था जिसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू मैसेजेस भेजे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को यह डर लग रहा था कि कहीं लोग रेलवेज और टेलीग्राफ जैसे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन का फायदा ना उठा लें। कैसे फायदा ना उठा लें? अब लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर महात्मा गांधी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दूसरी जगह में जाकर वो लोगों को इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वहां पर भी एक मूवमेंट हो जाए, वहां पे भी सत्याग्रह हो जाए। करेक्ट। तो ऐसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि नेशनलिस्ट जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो वो हर जगह में मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा देंगे, इसलिए ये एक खतरा था। उसके बाद जहां तक बात है टेलीग्राफ की, तो यहाँ पर इनको ये डर लग रहा था कि टेलीग्राफ के थ्रू वो एक दूसरे को मैसेज भी भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, किस समय लोगों को इकट्ठा होना है। तो ये मैसेजेस यहाँ पर नेशनलिस्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें डर लग रहा था। तो यहाँ पर अब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अब क्लैंप डाउन कर देंगे, यानी कि वो बंद कर देंगे सभी एक्टिविटीज को, वो दबा देंगे नेशनलिस्ट को। कैसे दबाएंगे नेशनलिस्ट को? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अमृतसर के अंदर जो भी लोकल लीडर्स थे जो मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन सभी लोकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। साथ ही साथ महात्मा गांधी को रोक दिया दिल्ली आने से। तो यहाँ पर उन्होंने महात्मा गांधी को बार्ड कर दिया, यानी कि रोक दिया एंटर करने से दिल्ली के अंदर, ताकि वो यहाँ पर कोई भी प्रोटेस्ट या मूवमेंट ऑर्गेनाइज ना कर सके। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने नेशनलिस्ट को रोकने की कोशिश करी। अब इसी दौरान क्या होता है? 10 अप्रैल के दिन अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन निकाली जा रही होती है। शांति से लोग यहाँ पर मार्च कर रहे होते हैं और अमृतसर की जो पुलिस होती है वो यहाँ पर फायरिंग कर देती है, गोलियां चला देती है। अब जब मासूम लोगों के ऊपर जो पीसफुली प्रोसेशन कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, जब उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं तो लोग प्रवोक हो जाते हैं। प्रवोक होने का मतलब क्या है? कि लोग यहाँ पर भड़क जाते हैं और भड़कने के बाद लोग क्या करते हैं? वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि वो बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशंस पर अटैक कर देते हैं बदला लेने के लिए। अब जब अमृतसर में इस तरीके से डिफरेंट जगहों पर अटैक्स किए जा रहे होते हैं, तो इसी वजह से पंजाब के कुछ एरियाज में और स्पेशली अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है। क्या इम्पोज कर दिया जाता है? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? सेना का शासन, जहां पे आर्मी को, सेना को कंप्लीट पावर दे दी जाती है टेम्पररी। तो यहाँ पे आर्मी के हाथ में पावर्स दे दी जाती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। तो यहाँ पर क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने अमृतसर के अंदर और पंजाब के कुछ एरियाज में मार्शल लॉ को लगाया और आर्मी को ये परमिशन दे दी, आर्मी को ये पावर दे दी कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी चल रही हो तो उसे बंद करवा सकते हैं, साथ ही साथ वो कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है? वो लोगों को रोक सकते हैं घर से बाहर आने से।
ठीक है, तो सभी दुकानें, सभी शॉप, सभी ऑर्गेनाइजेशंस बंद रहेंगी और सारे लोग घर के अंदर रहेंगे। उसी सिचुएशन को कर्फ्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे ये सारी पावर्स दे दी गई आर्मी को, और यहाँ पर कमांड किसके हाथ में आई? कमांड आई जनरल डायर के पास। तो अमृतसर में 1919 में क्या किया गया? मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, मार्शल लॉ को लगा दिया गया और जनरल डायर के हाथ में कमांड दे दी गई। और इसी के कुछ दिन बाद ही अमृतसर में एक ऐसा इवेंट हुआ जहां पर कई सारी मासूमों की जान चली गई, जिसे हम द जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं, यानी कि जलियांवाला बाग में हुआ हत्याकांड। और ये हत्याकांड किसके द्वारा किया गया? जनरल डायर द्वारा, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने यही समझा है कि किस तरीके से रॉलेट एक्ट को लाया गया इंडिया में, जिसके वजह से रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और फिर फाइनली अमृतसर में मार्शल लॉ को इम्पोज किया गया और जनरल डायर को कमांड दे दी गई। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा और ये टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर हम पढ़ेंगे द जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। थैंक यू।